बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 8th क्लास की उसका यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फिर उनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे जिस्म में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से पैगाम एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है और फिर उन जो दो अफ़आल हैं, जो दो अज़ा हैं, उनके दरमियान जो है राब्ते का भी ये काम करता है। मसलन अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाए तो दिमाग तक पैगाम जाता है कि ये गर्म चीज़ को लग गया और दिमाग फ़ौरन हाथ को पैगाम पहुंचाता है कि इसको पीछे खींच लो। ये सेकंड के भी कई सौवें हिस्से में ये काम हो जाता है। मतलब बहुत तेज़ ये एक अमल है जो नर्वस सिस्टम जो है सरअंजाम देता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, दिमाग और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व्स होती हैं, मतलब जितनी भी नर्व्स हैं जिनके ज़रिए से हमारे जिस्म के दरमियान पैगाम जो है वो पहुंचता है, वो होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उससे अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो होता है नर्व इम्पल्स क्या होती हैं। मतलब न्यूरॉन्स जो हैं, जो कि हमारे जिस्म की इकाई होती हैं, उनके जो पैगाम है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जिस सूरत में जाता है वो होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। मतलब वेव्स की शक्ल में पैगाम एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है। उस पैगाम को, उस वेव्स को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो होता है सेल बॉडी। कि सेल बॉडी क्या है? न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म होता है। मतलब जो मेन पार्ट है न्यूरॉन का जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से आगे जो है वो हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक है डेंड्राइट और दूसरा है एक्सॉन। कि डेंड्राइट क्या होता है और एक्सॉन क्या होता है। सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई साख्तें जो कि पैगाम को वसूल करती हैं, मतलब जिन तक पैगाम जाता है उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, और जो फिर वो पैगाम लेके आगे मुंतकिल करती हैं उसको कहते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट क्या होता है? उन तक पैगाम जाता है और वो पैगाम फिर उसके बाद आगे जो है वो जो अमल उसने करना होता है सेल बॉडी ने, उस तक पैगाम जो लेके जाती हैं वो होता है एक्सॉन। उसके बाद एमसीक्यूज़ के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नर्व इम्पल्स जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड होती है वो 150 मीटर फ़ी सेकंड, और जो कम से कम होती है वो 0.2 मीटर फ़ी सेकंड। इतनी तेज़ होती हैं ये जो नर्व इम्पल्स हैं कि इंसानी जो है वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, हम सोच भी नहीं सकते ये इतना तेज़ होता है। उसके बाद आगे न्यूरॉन्स की इकसाम। न्यूरॉन्स की 3 इकसाम होती हैं। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है? सेंस ऑर्गन्स, मतलब जिनके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, आँख, कान, नाक, जिल्द, ज़ुबान, इनसे जो पैगाम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पहले भी देख चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग और हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहाँ तक पैगाम को लेके जाना सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है। फिर जो है उसके आगे आ जाती है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे पैगाम को इफेक्टर्स तक लेके जाती हैं। मतलब जिस्म का ऐसा हिस्सा जिसने जो भी पैगाम आया है, मिसाल के तौर पर हमारे जो है हाथ किसी गर्म चीज़ को लगा है तो पैगाम दिमाग तक गया कि जो हमने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया है। उसके बाद दिमाग से पैगाम इफेक्टर तक आएगा, ग्लैंड्स तक आएगा, ऐसे मसल्स तक आएगा कि इसको फ़ौरन से पीछे खींच लें। ये जो काम है, ये नर्व इम्पल्स की तरसील का काम ये मोटर न्यूरॉन करती है। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है इंटर न्यूरॉन की। इंटर न्यूरॉन जो है उसका क्या काम होता है? उसने सेंसरी और मोटर इन दोनों के दरमियान राब्ते का काम करना होता है। फिर से सुन लें कि सेंसरी न्यूरॉन ने क्या करना होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ से पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना है। उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन है उन्होंने पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक लेके आना है, और जो मोटर इंटर न्यूरॉन है उसने सेंसरी और मोटर इन दोनों के दरमियान राब्ते का काम करना है। उसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है दिमाग। दिमाग के बारे में आप क्या जानते हैं? बेसिकली इसमें से भी आगे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं वो होता है फोर ब्रेन। उसके बाद हमारे पास हाइंड ब्रेन। ये दो जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अलग से भी पूछे जा सकते हैं, और मिड ब्रेन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है। जो अगर आपने इंटर में भी जाके एफएससी प्री मेडिकल या फिर आपने आगे एमबीबीएस वगैरह में जाना है तो आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो होती है क्रेनियम की। क्रेनियम क्या चीज़ होती है? हमारा जो दिमाग है वो हमें पता है कि एक सेंसिटिव ऑर्गन है, एक हसास सा जुज़ है जिस्म का जो कि डैमेज हो सकता है।
तो खुदा न खास्ता हर तरह के डैमेज से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके इर्द गिर्द एक हड्डियों का खोल बनाया हुआ है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई अगर हादसा होता है तो हमारे जो दिमाग को बचाता है वो चीज़ है क्रेनियम की। उसके बाद दिमाग के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके मज़ीद आगे 3 हिस्से होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम जो दिमाग, ये देखें हमारे पास बना हुआ है, सेरिब्रम जो है वो दिमाग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है दायां सेरिब्रम और दूसरा होता है बायां सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या होता है? मतलब अगर हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं या कुछ देखते, सुनते, बोलते हैं तो ये सारा जो काम है हमारी याददाश्त वाला काम या कोई हमने फ़ैसला लेना है तो उसका काम जो है वो सेरिब्रम करता है। एमसीक्यूज़ ऐसे ही आ जाते हैं कि अगर हमने देखना होता है तो हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा काम करता है, हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा काम करता है, तो वो सेरिब्रम है। उसके बाद थैलेमस। थैलेमस क्या होता है कि सेरिब्रम के अंदर मौजूद होता है, ये सेरिब्रम है और उसके अंदर थैलेमस मौजूद है। ये क्या काम करता है? ये जो थैलेमस है इसने हमारे अंदर जो जिस्म के अंदर टेम्परेचर, भूख, प्यास, इन सब को कंट्रोल करना होता है। मतलब हमें भूख लगी है या नहीं लगी, प्यास लगी है या नहीं लगी, तो ये जो सारे कंट्रोल करता है वो हमारे पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस करते हैं। उसके बाद आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये देखें, ये हमारे पास मिड ब्रेन आ गया, डायग्राम आपके सामने है। मिड ब्रेन ने क्या करना होता है? ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है, सेंस ऑर्गन से मालूमात को हासिल करता है और फोर ब्रेन के मुतल्लिका हिस्से को भेज देता है। मतलब इसने क्या करना है, अगर आँख है उसने देखा है, मिड ब्रेन ने वहाँ से पैगाम लेना है आँख से और उसको सेरिब्रम की तरफ भेज देना है। उसके बाद अगला और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हैंड ब्रेन के। हैंड ब्रेन क्या होता है? इसको हैंड ब्रेन भी पढ़ते हैं और हैंड ब्रेन भी पढ़ते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हैंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेरिबलम, वहाँ पर था सेरिब्रम, यहाँ पर है सेरिबलम। सेरिबलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबलम का क्या काम होता है? ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद होती है। सेरिब्रम के पिछले हिस्से में सेरिबलम होती है। सेरिबलम जो है उसने हमारे जिस्म का बैलेंस यानी तवाज़न वगैरह को कंट्रोल करना होता है। फिर आ जाता है पोन्स। पोन्स क्या होता है? ये मिड ब्रेन के नीचे पाई जाने वाली एक बेजवी शक्ल है। बेजवी शक्ल क्या होती है? अंडे की तरह की शक्ल। इसने क्या करना होता है? हमारे जिस्म में नींद, निगलना, चखना, ये वाले जो काम है ये पोन्स के होते हैं। उसके बाद अगला पार्ट जो आ जाता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमारे जिस्म की दिल की धड़कन को, सांस लेने को, हाजमे वगैरह के निज़ाम को कंट्रोल करना होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में कि ये उस वक्त भी काम करता है जब दिमाग का बकिया हिस्सा नींद की हालत में होता है। मतलब जब दिमाग का बकिया हिस्सा काम नहीं कर रहा होता, मेडुला ऑब्लंगेटा तब भी काम कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी मेडुला ऑब्लंगेटा का अगला हिस्सा होता है, जो बड़ा हुआ हिस्सा होता है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। बेसिकली हम इसी को रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। हमने पहले इंटर न्यूरॉन्स देखा है कि वो क्या काम करती हैं। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इन दोनों के दरमियान राब्ते का काम करती हैं इंटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड का भी वही काम होता है, ये दिमाग और जिस्म के दूसरे हिस्सों के दरमियान राब्ता बहा रखता है। मतलब अगर जिस्म के एक हिस्से से दिमाग तक पैगाम जाना है तो उसके ज़रिए, उसके लिए हमें स्पाइनल कॉर्ड की ज़रूरत होती है। ये मुख्तलिफ रिफ्लेक्स एक्शन 2 तरह के होते हैं, फौरी और गैर शऊरी। दोनों शऊरी भी हो सकते हैं और गैर शऊरी भी हो सकते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से रिएक्शंस होते हैं। इनको भी कंट्रोल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे जिस्म में जितनी भी नर्व्स मौजूद होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती हैं। इनका क्या काम होता है कि ये जिस्म के बाकी हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड होता है, उनके साथ मुंसलिक कर देता है, उनके साथ जोड़ता है। जो दिमाग से निकलने वाली नर्व्स होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब रीढ़ की हड्डी से जो निकलती हैं नर्व्स, उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। दिमाग से निकलने वाली को क्रेनियल और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं नर्व्स उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इंसान के जो जिस्म में नॉर्मली क्रेनियल नर्व्स के 12
और स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े होते हैं। मतलब दिमाग से जो नर्व्स निकलती हैं उनके 12 जोड़े होते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनके 31 जोड़े होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है नर्वस सिस्टम के काम का मॉडल, द वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा काम कैसे करता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसने हमारे जिस्म के तमाम कामों को कंट्रोल करना होता है। माहौल में अगर कोई तब्दीली होती है तो उसके नतीजे में भी कुछ हमारा जिस्म रद्द अमल शो करता है। ये भी सारा जो है वो नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। अब हम उसके वर्किंग को डिटेल में देख लेते हैं कि स्टिमुलस या स्टिमुलाई, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि ये क्या होता है। कोई भी ऐसी तब्दीली जो हमारे माहौल में हो जिसकी वजह से हमारे जिस्म का जो सेंस आर्गन है वो अपने अंदर इम्पल्स को पैदा करे, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। मसलन अगर बाहर गर्मी है तो हमारे जिस्म में जो नर्व इम्पल्स हैं वो पैदा होंगी। सेंस आर्गन जो हमारी जिल्द के हैं वो हमें बताएंगे कि बाहर गर्मी है। तो ये स्टिमुलस जो है वो ऐसा कोई भी ऐसा काम बाहर जो हो, जिस्म से बाहर हो, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कोई ना कोई तब्दीली आ जाए, कोई ना कोई ऐसा नर्व इम्पल्स पैदा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। मसलन गर्मी है, सर्दी है, आवाज़ आ रही है, तो ये सारे जो हैं वो स्टिमुलाई हैं। सेंसरी, अब हमारा जो जिस्म है वो काम कैसे करता है। सेंस ऑर्गन के मखसूस सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को महसूस करते हैं। मसलन अगर गर्मी है तो हमारी जिल्द के अंदर ऐसे सेल्स होंगे जो कि हमें बताएंगे कि बाहर गर्मी है, तो इनको जो सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स। मसलन अगर हमारा जिस्म कोई गर्म चीज़ को लगे, हमारा हाथ, तो हमारे हाथ में जो सेल्स होंगे उनको, जो ग्लैंड्स होंगे, जो टिश्यूज़ होंगे, उनको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स। फिर क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो स्टिमुलाई से पैगाम को वसूल करेंगे और दिमाग तक लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन ने अपना काम कर दिया, उन्होंने पैगाम को वहाँ से लिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा दिया। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उन पैगाम को प्रोसेस करेगा और उस जो भी पैगाम आया था उसके मुताबिक कोई रद्द अमल, कोई पैगाम जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से दोबारा से इफेक्टर्स तक ले जाएगा, इफेक्टर तक पहुंचाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगला काम है कि उसने उन पैगामात को लिया जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आए थे, उसके मुताबिक कोई काम किया और इफेक्टर्स तक पैगाम पहुंचा दिया। किसके ज़रिए से, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स ने भी अपना काम कर दिया है। अब हमारा जो है वो जिस्म का हिस्सा जो कि मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से जो पैगाम पहुंचा है उसके मुताबिक रद्द अमल करे। मसलन अगर हमने गर्म चीज़ को छुआ था तो हमारा जो पैगाम है वो दिमाग तक गया सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए से। सेंसरी न्यूरॉन ने दोबारा से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, पैगाम को प्रोसेस किया और उसके मुताबिक मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से पैगाम पहुंचा दिया कि अपने हाथ को पीछे खींच लो। तो जो हमारा हाथ होगा उस टाइम पे वो इफ़ेक्टर होगा क्योंकि उसने पैगाम को वसूल किया और उसके मुताबिक रद्द अमल किया और पीछे हट गया। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है शौर्य फ़ाल और गैर शौर्य फ़ाल। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी है वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। तो ऐसे एक्शन जो हम अपनी सोच समझ के जो हम करते हैं वो हमारे होते हैं शौर्य फ़ाल, और जो गैर शौर्य मतलब बग़ैर सोचे समझे हो जाते हैं वो होते हैं हमारे गैर शौर्य फ़ाल। मसलन अगर हम बोलते हैं वो हमारा एक शौर्य फ़ाल है, हम चाहें तो बोलें, हम चाहें तो ना बोलें उस टाइम पे। इसी तरह अगर हम कुछ खाते हैं तो वो भी हमारा एक शौर्य फ़ाल है। गैर शौर्य फ़ाल जो मतलब हमें पता भी नहीं चलता और हो रहे होते हैं। मसलन हम सांस लेते हैं, आँखों को झपकते हैं, हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है, तो ये सारे जो हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, गैर शौर्य अफ़ाल हैं। नेक्स्ट इस पेज में हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हिसाब से भी और 9-10 के हिसाब से भी। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। अब हमारे जिस्म में कोई भी तब्दीली आ जाए, वो कोई भी गैर शौर्य फ़ाल हम किसी भी स्टिमुलस के ज़रिए से अगर करें, की वजह से करें, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होगा। मसलन गर्म चीज़ को छुआ, फ़ौरन से हाथ पीछे खींच लिया, ये गैर शौर्य फ़ाल था, ये रिफ्लेक्स एक्शन होगा। रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि ये तेज़ी से अमल होता है, इसको मुकम्मल करने के लिए जो नर्व इम्पल्स हैं जो रास्ता इख्तियार करती हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है नेफ्रॉन की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये आप लोगों ने ड्रा करनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि नेफ्रॉन की साख्त बनाएं और उसको लेबल करें, या फिर ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड लेबल इट। मतलब आपने इसकी ये वाली डायग्राम बना देनी है और उसको लेबल भी कर देना है कि उसका कौन से पार्ट का कौन सा नाम है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो होता है लिथोट्रिप्सी का। लिथोट्रिप्सी क्या होती है, हमारे
जो है वो पेशाब के ज़रिए से कई बार जो है वो पथरी आ जाती है। और पथरी को ख़त्म करने के लिए अगर दरमियाने दर्जे की पथरी है तो उसको ख़त्म करने के लिए लिथोट्रिप्सी की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो गुर्दे हैं उसमें बाहर से जो है शुआएँ जो हैं, शॉक वेव्स, उनको थ्रो किया जाता है ताकि वो जो अंदर पथरी बनी हुई है उसको मज़ीद छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, ताकि वो पेशाब के ज़रिए से ही जिस्म से ख़ारिज हो जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जो पथरी है वो बड़े साइज़ की है तो उसके लिए ऑपरेशन या फिर सर्जरी ही करनी पड़ेगी। लिथोट्रिप्सी मतलब एक ऐसा अमल है जिसमें हम गुर्दे पर बाहर से शॉक वेव्स को थ्रो करते हैं ताकि जो अंदर पथरी मौजूद है वो बारीक बारीक ज़रात में चेंज हो जाए और पेशाब के ज़रिए से ही जिस्म से ख़ारिज हो जाए। अगर उसके बाद आ गया हमारे पास डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे का जो गुर्दे हैं वो काम करना छोड़ देते हैं तो फिर वो क्या होता है, खून जो है वो हमारा साफ़ नहीं होता, उसमें से फाजल मादे जो हैं वो अलग नहीं होते। तो डायलिसिस का अमल किया जाता है। इसमें क्या होता है, मसनूई तौर पर हम जो है वो खून को साफ़ करते हैं और जो उसमें से फाजल मादे होते हैं उनको अलग कर देते हैं। इस अमल को हम डायलिसिस कहते हैं। इसके लिए जो मशीन यूज़ की जाती है वो होती है डायलाइज़र। डायलाइज़र में क्या होता है कि हमारे जिस्म से जो फाजल मादे हैं उनको अलग किया जाता है और ख़ून को अलग किया जाता है ताकि हमारा जो जिस्म का खून है वो साफ़ हो जाए और फिर वो साफ़ खून दोबारा जिस्म में शामिल कर दिया जाता है। इस चैप्टर का लास्ट जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है वो है गुर्दे की पैवंदकारी या किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है कि अगर गुर्दे बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाएं, वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएं, तो मरीज़ की जो जान है उसको बचाने के लिए किसी सेहतमंद आदमी का गुर्दा वो उसके अंदर लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं और एक गुर्दे से भी काम चल सकता है। फिर क्या करते हैं कि किसी भी सेहतमंद आदमी का वो उसका रिश्तेदार या फिर कोई खूनी रिश्तेदार ही होगा ताकि उसका जो ब्लड है वो भी मैच कर जाए और सब कुछ मैच हो, फिर ही वो किडनी ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। इस अमल को हम बोलते हैं गुर्दे की पैवंदकारी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। किसी सेहतमंद आदमी का गुर्दा उस बीमार आदमी के गुर्दे के साथ चेंज कर दिया जाता है और वहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि जो है वो इंसान उसकी भी ज़िंदगी बच सके। इसके बाद आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें।